एक एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल, आपको सेल्स दी हुई है 1,00,000, वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है 40,000, और प्रॉफिट आपको दे रखा है 25,000। कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट। अब हमें क्या निकालना है? फिक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। सेल्स आपको दे रखी है 1,00,000, वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखी है 40,000, और प्रॉफिट आपको दे रखा है 25,000। तो आपसे ये पूछा गया है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है? फिक्स कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है। तो आइए, हम आसानी से अपने स्टेटमेंट के द्वारा इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने सेल्स ले ली 1,00,000, इसमें से मैंने लेस किया वेरिएबल कॉस्ट 40,000, तो मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन आ गया 60,000। लेस करूंगा फिक्स कॉस्ट, तो मेरे पास प्रॉफिट आएगा। $25,000। तो इसका मतलब 60,000 में से हम किस वैल्यू को लेस करें कि हमारे पास क्या आ जाए? 25,000 आ जाए। तो लीजिए, 60,000 माइनस 25 अगर मैंने कर दिया, 35,000। 35,000 मेरे पास क्या आ गई? मेरी फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो यानी अगर हमें इन चारों फैक्टर में से कोई भी 3 फैक्टर अगर गिवन होंगे तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? फोर्थ वन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर देखिएगा, सर एक बार वो नोट डाउन करना था। हाँ जी बिल्कुल, ये लो। सर इसमें पर प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे, फिक्स कॉस्ट तो बाद में आएगी ना। प्रॉफिट ऊपर क्यों लिखोगे? फॉर्मेट तो यही है ना। अच्छा, फॉर्मेट की। प्रॉफिट ऊपर कैसे लिखोगे आप? वो तो एक ही बात है ना, कैसे ही कर लो आप उसको। आप चाहे इक्वेशन बना के कर लो, चाहे कैसे ही कर लो, निकालने आपको फिक्स कॉस्ट है बस। तो कंट्रीब्यूशन में से अगर मैं प्रॉफिट हटा दूंगा तो ऑटोमेटिकली मुझे पता लग जाएगा कि मेरी फिक्स कॉस्ट क्या है। ओके सर। हो गया? चलिएगा, देखिएगा,
पॉइंट नंबर 9 लिखें। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट can also be expressed as, ये ऊपर जो आपने स्टेटमेंट बनाया, इसे अगर मैं एक दूसरे तरीके से लिखूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, सेल्स में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करता हूं तो इट मस्ट बी इक्वल टू एफ प्लस पी। यस सर। हाँ जी, बस ये एग्जांपल करवाया है एक मैंने इस फॉर्मेट का। अब ध्यान से देखना बिल्कुल मेरी बात को। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मुझे इस इनकम स्टेटमेंट को एक इक्वेशन फॉर्मेट में रखना है, तो क्या इसे इस तरह से इक्वेशन फॉर्मेट में मैं रख सकता हूं कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो आता है वो ऑटोमेटिकली एफ प्लस पी के बराबर होता है। आप चाहो तो मैं ऊपर वाले एग्जांपल से इसको प्रूव करता हूं। देखो, एस माइनस वी आपने किया, यानी 1,00,000 माइनस 40,000, तो रिजल्ट क्या आया आपका 60,000। और ये चीज इक्वल होनी चाहिए। अगर आप एफ और पी को जोड़ दोगे तो आपकी एफ है 35,000 और प्रॉफिट है 25,000। बोलिए, पॉइंट क्लियर है? तो मेरे पास एक स्टेटमेंट की जगह इक्वेशन फॉर्मेट भी फॉलो हो सकता है। एस माइनस वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, एफ प्लस पी। मैं इस रिलेशन का यूज करके भी अपनी सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकता हूं। आइएगा, अब यहां से आपके प्रैक्टिकल चीजें चालू हो गई हैं। एक और मैं बात ध्यान से आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। assumptions under marginal costing। कुछ assumptions हमें लेनी पड़ती हैं अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। सेलिंग प्राइस पर यूनिट remains constant। सर हाँ जी बोलो। सर एक बार 6th और 7th पॉइंट दिखा दो। 6 और 7th कल जो लिखवाए थे, आज ही तो लिखवाए थे, कल तो 5 ही लिखवाए थे। से हुआ भाई 9th पॉइंट से, इस एग्जांपल से 8 तक तो कल ही हो गया था। तो सर फिर कल हो सकता है मैंने लिखे नहीं, मैंने 5th तक ही लिखे थे। एक बार दिखा दो। फिर ये सब एग्जांपल वगैरह लिख लिया आपने? सर ये रिकॉर्डिंग में नहीं थे। अच्छा, वो कल वाली नहीं आई होगी, मैं कल वाली भेज दूंगा एक बार, है ना, क्योंकि कल तो फिर ये पूरी क्लास ही हुई थी ना। हाँ सर, तो फिर ये कल की हाँ तो ठीक है, आपको मैं पूरी भेज दूंगा, वो ध्यान नहीं रहा होगा कल की। हाँ मैं भेज दूंगा अभी क्लास के बाद, है ना। और सर आपको पहले वाली भी भेजनी है। पहले वाली कौन सी? सर एक 27 तारीख की, एक 29 तारीख की, एक 31 तारीख की। सारी भेज रखी है मैंने बाकी तो।
नहीं भेज रखी सर, मैंने यूट्यूब पे देखा था, नहीं है। नहीं, क्लास नहीं हुई होगी बीच में, एफए की बीच बीच में क्लासेस नहीं हुई थी टैक्स की वजह एफ से। नहीं सर, कॉस्टिंग की। कॉस्टिंग की तो कंप्लीट चलिएगा, आइए। तो देखिए अजम्पशंस नंबर 1, सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। फिर है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट। तीसरी अजम्पशन, फिक्स कॉस्ट इन टोटल remains constant। constant देखिएगा, अंडरलाइन करना, पर यूनिट और टोटल। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो ये होती है कि अजम्पशंस का मतलब क्या होता है। देखिए अजम्पशंस का मतलब होता है जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम इन बातों को अज्यूम करते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग जब तक क्वेश्चन आपको कुछ स्पेसिफाई न कर दे, हम हमेशा इस अजम्पशन पर काम करेंगे कि हम जितनी भी यूनिट बेच रहे हैं, हर यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है वो चाहे ईयर 1 हो चाहे ईयर 2 हो, वो क्या चलती रहेगी, कांस्टेंट चलती रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कांस्टेंट रहेगी। लास्ट ईयर में जो वेरिएबल कॉस्ट लगी थी वही वेरिएबल कॉस्ट इस साल भी लगेगी ऑन पर यूनिट बेसिस। और तीसरी असम्पशन जो हम लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहेगी, फिक्स कॉस्ट टोटल में सेम रहेगी, यानी पर यूनिट नहीं। फिक्स कॉस्ट अगर पिछले पीरियड में 10,000 लगी थी तो फिक्स कॉस्ट इस पीरियड में भी कितनी लगेगी, 10,000 लगेगी। तो ये कुछ अजम्पशंस होंगी जो काम में आने वाली है इस चैप्टर में आपकी। आइएगा पॉइंट नंबर 11, बेसिक कैलकुलेशंस अंडर marginal costing। basic calculation under marginal costing। फर्स्ट, कंट्रीब्यूशन, जिसको हम आगे से सी से डिनोट करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग की जो सबसे पहली बेसिक कैलकुलेशन वो है कंट्रीब्यूशन। क्या होता है ये, कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट excess of sales over
वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करता है एक्सेस वैल्यू किसकी, सेल्स की ओवर द वेरिएबल कॉस्ट। आप जाके ऊपर देख भी सकते हैं, मैं अगर ये बोलूं सेल्स में से मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर रहा हूं तो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सेल्स वेरिएबल कॉस्ट से जितनी ज्यादा है उसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट which contribute towards fixed cost and profit। देखिएगा मैंने क्या डेफिनेशन लिखी, कंट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट करता है एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर द वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर जितनी भी सेल्स हो रही है वो सारी की सारी कंट्रीब्यूशन कहलाती है। और उस कंट्रीब्यूशन में दो बातें इंक्लूड होती हैं, वो कंट्रीब्यूट करता है मेरे बिजनेस में दो चीजों को, यानी जो कंट्रीब्यूशन है वो मेरे बिजनेस में दो चीजों के प्रति कंट्रीब्यूशन करता है। एक, मैंने जो फिक्स कॉस्ट इनकर्ड की, और एक मैंने जो प्रॉफिट कमाया। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं आपसे कंट्रीब्यूशन के फॉर्मूले की बात करूं तो मैं फॉर्मूले में लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, देखिएगा C इज इक्वल टू S माइनस V लिख सकता हूं। यस सर। और क्या एक फॉर्मूला ये भी लिख सकता हूं, C इज इक्वल टू F प्लस पी। यस सर। बिल्कुल ध्यान से समझना, एक एक फॉर्मूले को आप इस स्टेटमेंट में रखते जाना है बस अपने को। ये देखो, आप ध्यान से देखो, मैंने आपको अभी ये बताया कि 9th नंबर पे मैंने एक इक्वेशन लिखी, S माइनस वी का जो रिजल्ट आता है वो F प्लस पी के बराबर होता है। तो S माइनस वी को अगर मैं कंट्रीब्यूशन बोलता हूं तो F प्लस पी भी तो किसके बराबर हो गया, कंट्रीब्यूशन के बराबर हो गया। तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन निकालने के दो फॉर्मूले हो गए, एस में से v माइनस कर दो तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, या मैं अगर f प्लस पी को जोड़ दूं तो वो भी मेरे पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन must be expressed on per unit basis if possible। जनरली कंट्रीब्यूशन को पर यूनिट बेसिस पर एक्सप्रेस किया जाता है जहां तक पॉसिबल हो। यानी अगर अब मैं आपसे बोलूं, अगर मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस कर दूं तो बताओ मेरे पास क्या कंट्रीब्यूशन भी पर यूनिट में आ जाएगा। यस सर। ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत एक एक फॉर्मूले को मैं इसे टोटल में भी निकाल सकता हूं। अगर मैं सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा तो ये टोटल अमाउंट में आ गया, और अगर मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करूंगा तो मेरे पास जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो भी क्या आ जाएगा, पर यूनिट बेसिस पर आ जाएगा।
एग्जांपल, सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है 15 रुपए और आपको मैं बोलूं वेरिएबल कॉस्ट आपको दी हुई है 8 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन हो गया S माइनस V, यानी 7। बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है कि अगर मैं सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दूं तो जो रिजल्ट मुझे मिलेगा वो रिजल्ट क्या कहलाएगा, मेरा कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। तो पहली कैलकुलेशन सबको क्लियर है, कंट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन। सेल्स में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट हटा दोगे या आप फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को जोड़ दोगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो ऑब्लिक प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, जिसे हम शॉर्ट में हमेशा बोलते हैं पीवी रेशो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो या कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। हमारी दूसरी जो कैलकुलेशन हमसे करवाई जाती है, कंट्रीब्यूशन का रेशो निकलवाया जाता है। अच्छा जी, मुझे जरा एक बात बताना, सिंपल सी बात सुनना। सेल्स के दो फैक्टर होते हैं, यानी अगर आप यहां देखिएगा इस इनकम स्टेटमेंट पर, सेल्स दो चीजों से जुड़कर बना है, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन। आप देख रहे हो ध्यान से, सेल्स में से अगर मैंने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आया। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इस कंट्रीब्यूशन को परसेंटेज में एक्सप्रेस करो। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो या पीवी रेशो का मतलब होता है जब कंट्रीब्यूशन को एज अ परसेंटेज एक्सप्रेस किया जाए, और कंट्रीब्यूशन किसका हिस्सा है, सेल्स का। तो लीजिए इसकी डेफिनेशन क्या बनी वो सुनना। whenever contribution is expressed as a percentage of sales, known as profit वॉल्यूम रेशो। पीवी रेशो कुछ भी नहीं है, पीवी रेशो सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन का सेल्स पर परसेंटेज है। तो बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि फॉर्मूला बता दो तो क्या फॉर्मूला बना दोगे आप इसका? सर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। बिल्कुल ठीक, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। into 100। सर रेशियो परसेंटेज में थोड़ा शो तो नहीं होता है। होता, आपने नहीं पढ़ा 12th क्लास में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज एंड वो नेट? तो पढ़े हैं। तो वो सब परसेंटेज में ही तो एक्सप्रेस होते हैं रेशो। ये किसने कहा कि रेशो परसेंटेज में नहीं होता?
आइएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं सी को स्प्लिट करके एस माइनस वी लिख सकता हूं क्या? सी किस चीज के टोटल से, किस चीज से बना है? सेल्स में से वेरिएबल माइनस। तो मैं पीवी रेशियो के लिए एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100 कर दूं तो कोई दिक्कत? नो सर। क्या मैं अगर सी को तोड़ के एफ प्लस पी लिख दूं तो भी वही आंसर आएगा? ये सर। आप देखिएगा फॉर्मूले डिराइव होते जा रहे हैं। मैंने ये बोला कि डेफिनेशन है कंट्रीब्यूशन का सेल्स पर परसेंटेज, तो मेरे पास एक बेसिक फॉर्मूला बना कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब मैंने बोला कि यार कंट्रीब्यूशन तो एक्चुअली में एस माइनस वी होता है, तो मैं इस फॉर्मूले को इससे भी रिप्लेस कर सकता हूं कि एस माइनस वी डिवाइड बाय एस इंटू 100। और मुझे एक और रिलेशन पता है कि कंट्रीब्यूशन जो होता है वो एफ प्लस पी के भी बराबर होता है, तो मैं एफ प्लस पी का भी फॉर्मूला लगा सकता हूं। डिपेंड कि आगे जाकर मेरे पास जब क्वेश्चंस आएंगे तो कौन सा फॉर्मूला वहां पर सुटेबल होगा अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन। तो मैंने फॉर्मूले सारे लिख दिए कि पीवी रेशियो निकाल रहा हूं, तो बेसिक फॉर्मूला तो बना सी अपॉन एस इंटू 100। सी को तोड़ के एस माइनस वी लिख सकता हूं, तो फॉर्मूला बन गया एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एफ प्लस पी, क्योंकि सी को तोड़कर एफ प्लस पी भी लिखा जा सकता है, तो फॉर्मूला बन गया एफ प्लस पी अपॉन एस इंटू 100। एक नोट डालेंगे, लिखें whenever information of sales and profit are given for two different periods, whenever information of sales and profit are given for two different periods, then profit volume ratio will be calculated as under. PV ratio is equal to change in profit divided by
चेंज इन सेल्स इनटू 100। एक स्पेसिफिक सिचुएशन होगी जहां पर आपको दो डिफरेंट पीरियड्स का डेटा दिया हुआ होगा। ये क्यों हो रहा है लेटर ऑन बात करूंगा, अभी मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। अभी मैंने आपको सिर्फ ये नोट इसलिए लिखवा दिया ताकि हमारे पास एक बार पीवी रेशो के जो फॉर्मूले हैं वो एक जगह आ जाए। अगर हमारे पास दो पीरियड की सेल्स और दो पीरियड के प्रॉफिट का डेटा गिवन है, दो पीरियड की सेल्स और दो पीरियड के प्रॉफिट का डेटा गिवन है और मुझसे पीवी रेशो कैलकुलेट करवाया जाए, तो मैं पीवी रेशो इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो इससे भी मेरे पास क्या आ जाएगा, पीवी रेशो आ जाएगा। तो दूसरी जो बेसिक कैलकुलेशन है आपकी पीवी रेशो, उसके आपके पास ये फॉर्मूले हैं। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3 पर आता हूं। तीसरी कैलकुलेशन, ब्रेक इवन पॉइंट। बीईपी। काफी सारा हो गया राधिका, यहां से चालू किया हमने आज एग्जाम्पल से। यस सर। और अब मैं फॉर्मूलों पर आ गया हूं। ओके। आइएगा, ब्रेक इवन पॉइंट या बीईपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ऑफ द चैप्टर। लिखें, BEP is the point oblique level. BEP is the point oblique level after which company start to earn profit. Company start to earn profit. In other words, BEP is no profit, no loss point. बीईपी वो लेवल है जहां पर आप ना तो प्रॉफिट कमाओगे और ना ही आपको क्या होगा, किसी भी प्रकार का लॉस होगा। We can also conclude that at BEP सेल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट होगी, तभी आपका नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। अब जरा इन बातों को पहले समझना, मैंने क्या क्या लिख दिया। देखो, ब्रेक इवन पॉइंट की एक बेसिक डेफिनेशन बताई गई। ये एक ऐसा पॉइंट है या ये एक ऐसा लेवल है जिसके आने के बाद कंपनी को प्रॉफिट होना चालू होगा।
इसका मतलब ये हुआ कि ब्रेक इवन वो पॉइंट है जहां पर कंपनी न तो प्रॉफिट की पोजीशन पे होती है न लॉस की पोजीशन पर होती है। यानी ब्रेक इवन पॉइंट बेसिकली नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट होता है। अब जानते हो न तो प्रॉफिट है न लॉस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने में आपने प्रोडक्ट बनाया उतने में ही आपने उसे बेच दिया। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी इस बात को? मैं ये बोल रहा हूं कि ब्रेक इवन वो पॉइंट है जहां पर न तो आपको प्रॉफिट होगा न आपको लॉस होगा। तो अब अगर न प्रॉफिट है न लॉस है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरी जो सेल्स होगी वो टोटल कॉस्ट के बराबर होगी? मैंने यस सर। मान लो 10,000 रुपए खर्च किए और एक प्रोडक्ट बनाकर तैयार किया। अब अगर मैं उसे बेच भी 10,000 में ही दूं, तो क्या मैं बोलूंगा कि वो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है? ना तो मुझे वहां पर कोई प्रॉफिट हो रहा है ना मुझे वहां पर कोई लॉस हो रहा है। तो बेसिकली मेरी बात ध्यान रखना, बीईपी का मतलब हो गया नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। यानी अगर मैं एक इक्वेशन के तौर पर बात करूं तो मैं बोलूंगा सेल्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट। सेल्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट। आ जाओ। सर इसकी आइडेंटिटी मतलब ये है कि जहाँ पे टोटल कॉस्ट और सेल्स बराबर हो। बिल्कुल। या फिर क्या अब मैं इसको थोड़ा सा और तोड़ दूं, और क्या मैं इसको ऐसे लिखूं तो आपको कोई दिक्कत? कि सेल्स का मतलब ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट के बराबर। बताओ क्या टोटल कॉस्ट में वेरिएबल और फिक्स्ड आएंगी? यस सर। तो यानी सेल्स इन दोनों के बराबर हो गई। हाँ। यस सर। क्या अब मैं ऐसे बोलूं तो आपको कोई दिक्कत? कि अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को इस तरफ ले आया लेफ्ट हैंड साइड, तो वेरिएबल कॉस्ट इधर आकर माइनस हो गई, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट बचा। फिक्स्ड कॉस्ट। यस सर। और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को तो मैंने क्या नाम दिया हुआ है? कंट्रीब्यूशन। इस पे कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर। तो यानी बीईपी का मैं एक और बात बोल सकता हूं कि कंट्रीब्यूशन हमेशा फिक्स कॉस्ट के बराबर होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो होगा ही नहीं यहां पर। ना प्रॉफिट है ना लॉस है, तो कंट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली केवल और केवल किसके बराबर हो गया? फिक्स कॉस्ट के बराबर हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट। बताओ क्या ये सारी चीजें समझ आई जो मैंने डिराइव की? बीईपी की डेफिनेशन याद रखो। बीईपी की डेफिनेशन है जहां पर सेल्स और कॉस्ट बराबर होंगी। क्यों? क्योंकि ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस होना चाहिए। तो मैंने अब उनको तोड़ना चालू किया। मैंने कहा कॉस्ट को तोड़ दो, तो मैं ये कह सकता हूं कि सेल्स जो है वो वेरिएबल और फिक्स के बराबर होती है। और अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा तो वो किसके बराबर हो सकता है? फिक्स कॉस्ट के। और मुझे पता है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को मैं कंट्रीब्यूशन बोलता हूं। तो इसका मतलब मैं अगर बीईपी की बात करूं तो बीईपी पर मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्टली किसके बराबर हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। बताइए भाई, यहां तक की बात समझ आई? यस। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये देखो, मैं आपको फिर ले चलता हूं इनकम स्टेटमेंट पर। ये लो, आप जरा यहां पर प्रॉफिट को जीरो कर दो, तो अब आप देखो करके। अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस चाहिए, तो 1,00,000 में से 40 गए तो 60 बचे, तो फिक्स कॉस्ट भी 60 ही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तभी प्रॉफिट जीरो आएगा। यस सर। तो अब आप सारी इक्वेशन चेक कर सकते हो। 40 की वेरिएबल प्लस 60 की फिक्स्ड। देखो आओ, मैं इसी बात को दोबारा भी लिख देता हूं आपको यहां पर। ये देखो, मैंने बोला मेरी सेल्स है 1,00,000। सर ये थोड़ी ना लिखना। नहीं नहीं, लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूं केवल। वेरिएबल कॉस्ट 40 है और फिक्स कॉस्ट 60 है।
0. अब आप चेक कर सकते हो, सेल्स इज इक्वल टू क्या टोटल कॉस्ट है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, 1 मिनट। अब आप देख सकते हो मेरी टोटल कॉस्ट भी 1 लाख हो गई कि नहीं हो गई, और वो सेल्स के बराबर आ गई। अब अगर मैंने सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस की तो मेरा कंट्रीब्यूशन आया 60, और वही एग्जैक्टली फिक्स कॉस्ट के भी बराबर हो गया। तो ये सारी इक्वेशन आपके पहले बेसिक फॉर्मेट से ही मैंने उठाई है। तो लीजिए, मेरे पास आ गया कंट्रीब्यूशन मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा आपका, फिक्स कॉस्ट होगी। अच्छा जी, इसी में चल रहा हूं। मुझे ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स की टर्म्स में निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट की टर्म्स में निकालना है। ध्यान से सुनना बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं कितनी यूनिट बेचूं कि उन यूनिट पर मेरा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर आ जाए। मेरा कंट्रीब्यूशन किसके बराबर आ जाए, फिक्स कॉस्ट के। ध्यान से देखना, मैंने कहा लेट नंबर ऑफ यूनिट्स एट बीईपी इज इक्वल टू एक्स। मैंने बोला कि बीईपी की यूनिट मेरी एक्स है। आओ मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक्स को मल्टीप्लाई कर दूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो क्या ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा? मैंने ये बोला मुझे इक्वेशन बनानी है कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। अब कंट्रीब्यूशन कैसे आता है टोटल में, अगर मैं नंबर ऑफ यूनिट्स को जो मुझे केवल बीईपी तक बेचनी है, मैंने उसको पर यूनिट के कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट मस्ट बी इक्वल टू हो गया फिक्स कॉस्ट। अभी मैं आपको सर एक बार वापस समझाओ। रुको रुको, मैं भी प्रूव करूंगा, 2 मिनट रुक जाओ, मेरी ये बात खत्म हो जाने दो, बस 1 मिनट, है ना। तो अब मैं आपसे ये बोलूं कि x की वैल्यू क्या होगी, और x मैंने बीईपी माना है। बोले सर ये क्या किया, जरा दिखाओ। ये लो, मुझे सिंपल सी बात बताना, मैंने आपको बोला सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, बिल्कुल ध्यान से सुनना तब ये फॉर्मूला समझ आएगा, और वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपए। बताओ मेरा 1 यूनिट से कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? क्या ये मानते हो मैंने ठीक किया है? सर ये 1 यूनिट की है क्या, पर यूनिट पे चल रहा है क्या? पर यूनिट दे रखा है ना मैंने डेटा। ठीक है, हाँ सही तो सही। अब सुनना, फिक्स कॉस्ट जो है वो मुझे दे रखी है, मान लो 28,000। ये डेटा मेरे पास है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मुझे ये बताओ कि मैं कितनी यूनिट बेचूं कि मेरा कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर आ जाए। लिसन वेरी केयरफुली, मेरा एक रिलेशन निकल कर आया कि बीईपी वो पॉइंट है जहां पर कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर होंगे बीईपी पर? नो सर। नहीं है। अब मैंने इसी बात को एक फॉर्मूले में रखा। मैंने कहा मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो आया 4 रुपए, और मुझे टोटल फिक्स कॉस्ट 28,000 रखनी है। तो बताओ नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे निकालोगे आप? देखिएगा, मैंने बोला लेट नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू एक्स। तो मेरी इक्वेशन है कंट्रीब्यूशन बराबर फिक्स कॉस्ट। अगर ये टोटल Yes, में है sir. तो ये भी टोटल में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तभी बराबर होंगी। तो कंट्रीब्यूशन को मैंने लिख दिया 4x। नंबर ऑफ यूनिट्स को अगर मैं पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या टोटल वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर। और फिक्स कॉस्ट मुझे ऑलरेडी 28 दी हुई है, तो क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं? हाँ सर 7,000। बताओ मैंने क्या फॉर्मूला लगाया? सर फिक्स्ड फिक्स कॉस्ट कॉस्ट अपॉन अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मैंने यहाँ पर डिफाइन करना बताया। सर इसमें टोटल लिखे ना ऊपर, क्या टोटल? टोटल फिक्स। अरे पता है, बस यही तो रिद्धि में समझाता हूं ना, मेरे शुरुआत की ध्यान नहीं देते हो आप। ये देखो मैंने ऑलरेडी सारी अजम्पशन लिखवा दी है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यस सर। कॉस्ट होती ही टोटल में है। मुझे अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है उन बातों को। ऑलरेडी यस सर। चल रही है कि सेलिंग प्राइस जब तक क्वेश्चन नहीं बता रहा है वो पर यूनिट होती है। वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है? पर यूनिट कांस्टेंट होती है। तो इसका मतलब सर पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन भी पर यूनिट आ गया कि नहीं आ गया? आप समझ लो, पर यूनिट का अगर डिफरेंस लूंगा तो रिजल्ट भी पर यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? और फिक्स कॉस्ट टोटल में है। तो बस मैंने उसी इक्वेशन को यूज किया और एक फॉर्मूला बना दिया। तो अगर आपको इतना डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं ताकि कल को अगर आप भूल जाएं तो आपको याद रहे। अदरवाइज मेरे पास तो एक फॉर्मूला तैयार है। अगर मुझे बीईपी इन यूनिट्स निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मेरे पास तो बीपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला बन गया। सर बस BEP units is equal to fixed cost divided by contribution पर, ये लीजिए, बस यहीं तक करवाऊंगा, टेंशन मत लो, बस इसको यहां तक को समझो। क्योंकि देखिए अकेला ये चैप्टर 25 से 30 नंबर अगर कवर करेगा तो बहुत सारी चीजें यहां पर आपको करनी होंगी इसमें। बताइए यहां तक की बात समझ आई? बिल्कुल सर सिंपल। फॉर्मूला बेस्ड है क्या? पूरा चैप्टर फॉर्मूला और एप्लीकेशन। ये फॉर्मूला ऐसे नहीं, जब तक आप इन फॉर्मूलों को समझोगे नहीं तो क्वेश्चन में पता भी तो लगाना पड़ेगा ना कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। पूरा फॉर्मूला बेस्ड ही है ये चैप्टर, लेकिन मैं फॉर्मूलों को लाना सिखा रहा हूं केवल इस इनकम स्टेटमेंट से। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं केवल इसी स्टेटमेंट से फॉर्मूले डिराइव करना चाह रहे हैं बस अपन, कि किस चीज की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो देखो पहला फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया कंट्रीब्यूशन, S माइनस V कंट्रीब्यूशन होता है आपका। जब आप कंट्रीब्यूशन को सेल्स के परसेंटेज में एक्सप्रेस करोगे तो वो कहलाता है पीवी रेशो। और अगर बीईपी निकालना है तो बीईपी का फॉर्मूला बना यूनिट्स में निकालने का, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बोलो क्लियर?